आज हम डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी का तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं और गुज़िश्ता लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कोई टू फोल्ड डीजेनरेट स्टेट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन और आइगन स्टेट कैसे निकाला जा सकता है, किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आज के लेक्चर में हम उन्हीं स्टेप्स को एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन टू फोल्ड डिजेनरेसी के बजाय फोर फोल्ड डिजेनरेसी का केस हम कंसीडर करेंगे और उसके बाद एनर्जी करेक्शन और आइगन स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हम ये भी सीख लें कि किसी जनरल प्रॉब्लम को डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलें, कंसीडर फोल्ड फोर डीजेनरेट स्टेट्स और इसका मतलब आप जानते हैं कि हमारे पास 4 डिफरेंट आइगन स्टेट होंगे जिसको मैं phi 1, phi 2, phi 3 और phi 4 का नाम दे रहा हूं। और चूंकि ये तमाम के तमाम आइगन स्टेट्स डीजेनरेट स्टेट हैं, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वो सेम होगी, जिसे ई नॉट कहा जाता है। ई नॉट का मतलब अनपर्टर्ब्ड आइगन एनर्जीज। Okay, so first of all, we need to find the W matrix और W matrix के लिए आपको ये देखना होता है कि W matrix कितने ऑर्डर का होगा। So order of W matrix depends upon the number of degeneracy. अब चूंकि यहाँ पर 4-fold degeneracy है, तो फिर जो W matrix बनेगा वो भी 4x4 ऑर्डर का होगा और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके 16 एलिमेंट्स होंगे, W11, W12, W13 वगैरह वगैरह, और ये हर एलिमेंट्स जो है वो आप उसको डिराक नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। इनफैक्ट हर एलिमेंट्स को हमें इस डिराक नोटेशन की मदद से निकालना होगा। इस तरह से डिराक नोटेशन को सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं। आप इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे और दोनों स्टेट्स लिखी जाएंगी, गिवन परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन लिखा जाएगा और उसे आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से ये तमाम 16th मैट्रिक्स एलिमेंट सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेप्स है कि डब्ल्यू मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। और नाउ उसके बाद फिर आपने आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखनी है और आइगन वैल्यू इक्वेशन कैन बी written as determine W matrix minus lambda time I, और ये जो I है this is identity matrix और इसका जो ऑर्डर होगा ये वही होगा जो कि W matrix का ऑर्डर है, जबकि lambda is a constant and of course this has a dimension of energy। और इसके बाद अगर मैं W matrix की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पर लिख दिया जाए और नेक्स्ट स्टेप में आप लैम्डा को अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें और उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फिर ये मैट्रिक्स हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। डिटरमिन मीन्स यू हैव टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स एज अ डिटरमिन एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, और जब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो वी विल हैव 4 आइगन वैल्यूज, यानी 4 डिफरेंट लैम्डास की वैल्यू मिलेंगी आपको, से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में find the eigenvalue of the W matrix. Now, this is the question that generally asked for the case of degenerate perturbation theory, और हमने पिछली क्लास में भी ये देखा था। How to find first order energy correction and corrected energy level. अब जब
लैम्डास की वैल्यू हासिल कर ली हैं, क्योंकि ये 4-फोल्ड डिजेनरेसी है तो लैम्डा की भी 4 वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी लैम्डा की 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट केस है कि तमाम लैम्डास की वैल्यू डिफरेंट हों। तो अब अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर आपके पास जो डीजेनरेट स्टेट है दैट वुड बी split into 4 different non-degenerate state. State number 1, state number 2, state number 3, state number 4. और उनकी एनर्जीज हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि ये लैम्डा एक्चुअली एनर्जी करेक्शन है, तो इनिशियल एनर्जी तो ई नॉट है, और जब स्प्लिटिंग होगी तो फिर ई नॉट के अंदर कुछ करेक्टेड एनर्जी को ऐड किया जाएगा, से लैम्डा 1 ई नॉट प्लस लैम्डा 2 ई नॉट प्लस लैम्डा 3 एंड ई नॉट प्लस लैम्डा 4। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगी तो फिर हर आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग स्टेट होगा। सो हमारे पास जो डीजेनरेट स्टेट है नाउ divided into different states. So we can say after the application of perturbation, the degeneracy lifted completely. क्योंकि 4 से ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, you know, this degenerate state consists of 4 different eigen state, और वो चारों की चारों different state के अंदर split हो गई है। That's why we call it the complete lifted of the degeneracy. Okay, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? केस नंबर 2 कि कोई भी दो वैल्यू आपस में बराबर हों, से लैम्डा 1 बराबर हो लैम्डा 2 के और लैम्डा 3 बराबर हो लैम्डा 4 के। तो इस सूरत हाल में जो एनर्जी डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि दिस डीजेनरेट स्टेट स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी स्टेट, और उसमें से एक एनर्जी होगी ई नॉट प्लस लैम्डा 1 और दूसरी एनर्जी स्टेट होगी ई नॉट प्लस लैम्डा 3। और हम ये कह सकेंगे कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ परटर्बेशन द डीजेनरेसी लिफ्टेड बट पार्शियली इन दिस केस। और पार्शियली से मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि इनिशियली वी हैव 4 आइगन स्टेट्स, इनफैक्ट डीजेनरेट स्टेट्स, और ये 4 डीजेनरेट स्टेट 4 नॉन डीजेनरेट में स्प्लिट होने के बजाय सिर्फ 2 नॉन डीजेनरेट स्टेट बन सकी हैं। तो इन कंडीशंस पर कि जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बराबर हो और लैम्डा 3 लैम्डा 4 के बराबर हो, या इसमें से कोई और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लैम्डा 1 लैम्डा 3 के भी बराबर हो सकता है, तो उस सूरत में लैम्डा 2 लैम्डा 4 के बराबर हो जाएगा। इन एनी केस ये जो सेकंड केस है इसमें वी विल हैव ओनली 2 नॉन डीजेनरेट स्टेट, तो इसको हम पार्शियल लिफ्टेड ऑफ डीजेनरेसी कहते हैं। ओके, थर्ड केस ये हो सकता है कि इसमें से कोई 3 वैल्यूज एक दूसरों के बराबर हों। तो मैंने यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 को लैम्डा कह दिया है, और एक वैल्यू कोई डिफरेंट हो, से फॉर एग्जांपल लैम्डा 4। सो अगेन वी हैव 2 स्टेट्स। तो एक स्टेट तो ई नॉट प्लस लैम्डा होगी और दूसरी स्टेट ई नॉट प्लस lambda 4 होगा। So once again we have I mean the degeneracy is lifted but partially because 4 degenerate state split into 2 non-degenerate states. और फोर्थ केस और लास्ट केस क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि तमाम के तमाम जो लैम्डास की वैल्यू हैं वो बराबर हों, और जब ऐसा होगा तो मैं उनको लैम्डा कह सकूंगा क्योंकि ये सब बराबर हैं। तो इस सूरत हाल में जो डीजेनरेट स्टेट है वो सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म होगी, और ये जरा सी जो मैंने ऊपर बनाया है दैट मीन्स बिकॉज इन दिस केस जो एनर्जी स्टेट इज ई नॉट प्लस
लैम्डा। सो लैम्डा की कुछ वैल्यू होगी जो कि उसको ऐड करके, अब ये ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोलैरिटी और इनफैक्ट द साइन ऑफ द लैम्डा। लैम्डा पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और लैम्डा नेगेटिव होगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं, इनमें से किसी प्रॉब्लम में चारों हो सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में कोई 3 केस हो सकता है, किसी प्रॉब्लम में कोई 2 केस हो सकता है। So this is the way we can find um, the non-degenerative state or energy correction in the case of four-fold degeneracy. Okay, so let's have a look a real example. For example, the Stark effect in hydrogen atom. Stark effect के बारे में आप जानते हैं कि this is effect where the degenerated state is actually split into multiple states. और ये इफेक्ट उस वक्त होता है जब आप किसी डिजेनरेट स्टेट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं। और एक और इफेक्ट होता है जिसको हम ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। सो ज़ीमान इफेक्ट इज एक्चुअली एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दिस केस वी प्लेस हाइड्रोजन एटम इन एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और उसके बाद फिर हम डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करके एनर्जी करेक्शन और आइगन स्टेट निकालना सीखेंगे। In 1930, Stark was a scientist, observed a splitting of the hydrogen Balmer series lines by applying an electric field strength of 100,000 volt per centimeter. The perturbing Hamiltonian H prime is given, which is minus E epsilon Z. So that means we have a constant electric field. यहाँ पर ये जो यहाँ पे ये जो epsilon है, this is a magnitude of electrostatic field, और Z unit vector का मतलब है कि field is along the Z axis, where epsilon is an electric field. Neglect spin in this problem. So इस प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए फिलहाल स्पिन को यहाँ पर इग्नोर हम कर रहे हैं। So what we want to do in this problem, calculate the change in energy of the ground state of the hydrogen to the first order correction. तो एक तो हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है ग्राउंड स्टेट के लिए, और सेकंड केस में कंसीडर n is equals to 2 states of hydrogen, और आप ही जानते हैं कि this is the first excited state, and find the new energies to first order. यानी न्यू एनर्जीज का मतलब है कि एनर्जी करेक्शन हमें निकालना है, और इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है फॉर द केस ऑफ n is equals to 2 states. और C पार्ट है कैलकुलेट द न्यू n is equals to 2 आइगन फंक्शन, और यू कैन कॉल आइगन स्टेट. सो द फर्स्ट पार्ट के अंदर degeneracy of hydrogen atom is defined by n square. तो जिस n के लिए भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना होगा कि उस स्टेट के अंदर डिजेनरेसी है या नहीं, और अगर है तो फिर किस ऑर्डर की है. सो n स्क्वायर गिव्स द नंबर ऑफ डिजेनरेसी इन फैक्ट, और ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी. So the first part is actually corresponds to the ground state, और आप जानते हैं कि ground state का मतलब है n is equals to 1, और n1 का मतलब है n स्क्वायर भी 1 होगा. इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट है वो नॉन डिजेनरेट स्टेट है. And the eigenstate of hydrogen atom is given as follows. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है psi n l m, और आप ही जानते हैं कि n अगर 1 होगा तो l 0 होगा और m भी 0 होगा, और इसी तरह से n को हम बढ़ाएंगे तो फिर l और m की डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनती चली जाएगी.
और आप ये अच्छी तरह से आइगन स्टेट को लिखना जानते हैं। सो द ग्राउंड स्टेट इज psi 100 और इसको डिराक नोटेशन के अंदर इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज कैट वेक्टर 100। और अगर आप इसका फंक्शन लिखना चाहें तो ये उस फंक्शन से भी आप वाकिफ हैं, लेकिन फिलहाल हम इस कैट वेक्टर से गुजारा कर लेंगे। As the ground state is non-degenerate, we can use the energy correction for non-degenerate case, और वो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होती है that can be written as follows: E1 100 and 100 is actually the bra vector of the ground state. H prime is a perturbation Hamiltonian is given in the problem, and we have a cat vector 100. तो आई मीन चूंकि ग्राउंड स्टेट नॉन डिजनरेट है तो फिर हम ये वही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने नॉन डिजनरेट के लिए इस्तेमाल किया था जब हम नॉन डिजनरेट की बात कर रहे थे। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन बाय substituting the h prime which is minus e epsilon z prime। तो मैंने इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इसमें माइनस ई और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया हमने, एंड z प्राइम को अंदर ही रखा है फिलहाल। लेट्स वी कॉल इक्वेशन नंबर 1। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व इट वी यूज सिलेक्शन रूल और ट्रांजिशन रूल। इनफैक्ट एक तो तरीका वो है जो आपने इससे पहले किया है, यानी आप इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, 100 फंक्शन यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर 100 को दोबारा लिखें, और ये जो z है इसकी वैल्यू r cos थीटा के बराबर होती है वो सब्स्टिट्यूट करें, और उसके बाद स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स एलिमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा आसान ये है कि यहाँ पर सिलेक्शन रूल को इस्तेमाल कर लिया जाए, और ये आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है पहले। यानी सिलेक्शन रूल क्या होता है, किसी भी दो स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होगी या नहीं ये डिपेंड करता है कि डेल्टा एल प्लस माइनस 1 है और डेल्टा एम एल 0 के बराबर होगा। तो अगर इन दोनों में से कोई एक रूल वायलेट हो या दोनों वायलेट हो तो फिर वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं रहती। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो जरा सा देखिए, आपको पता है कि दिस इज द फर्स्ट टर्म corresponds to n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड टर्म corresponds to l and this third term corresponds to m। तो अब अगर यहाँ पे सेकंड टर्म यानी l 0 है और कैट वेक्टर के अंदर भी l 0 के बराबर है, तो चेंज इन l यानी डेल्टा l निकालेंगे तो 0 माइनस 0 0 के बराबर हो जाएगा। जबकि सिलेक्शन रूल क्या है कि डेल्टा l मस्ट बी इधर +1 और -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा l है ये इस ट्रांजिशन के अंदर वायलेट हो रहा है। इसी तरह से इसको चेक करें, डेल्टा m इज इक्वल्स टू 0, ये जो थर्ड टर्म है दिस इज m, सो m0 और यहाँ पर भी m0 है तो 0 माइनस 0 0 के बराबर। तो ये जो डेल्टा m जो है ये तो यहाँ पर दुरुस्त है, लेकिन जो डेल्टा l है ये वायलेट हो रहा है। तो इसके वायलेट होने के नतीजे में ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। तो जब ट्रांजिशन अलाउड नहीं है तो फिर ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस ट्रांजिशन रूल को इस्तेमाल करते हुए आप ये बता सकते हैं कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सो मैं इससे पहले कि मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं, तो आप भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके भी देख सकते हैं।
वो भी 0 के बराबर आएगा, और एक तरीका ये भी है कि आप ट्रांजिशन रूल को इस्तेमाल कर लें। तो ये 0 के बराबर क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि नो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि वो नॉन रीजनरेट स्टेट है, तो फिर उसको रहना तो नॉन रीजनरेट है, लेकिन उसकी वैल्यू के अंदर कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्राउंड स्टेट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगी। सेकंड पार्ट में आइए। जैसा कि हमने पहले देखा था कि डिजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिफाइंड बाय n स्क्वायर, और हमारे इस केस में यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डिजेनरेसी है ये 4-fold डिजेनरेसी है। सो नाउ दिस इज द केस ऑफ 4-fold डिजेनरेट स्टेट, जिसकी एग्जांपल मैंने शुरू में आपको बताई है। So the degenerate eigenstates are ground state. In fact, hydrogen atom की जो eigenstates हैं उनको हम psi n l m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्पिन को हम यहाँ पर वैसे ही निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये 4 स्टेट बनेंगी n is equals to 2 के लिए, psi 2 0 0, psi 2 1 0, psi 2 1 1, psi 2 1 minus 1, और ये चारों आइगन स्टेट डीजेनरेट स्टेट्स होंगी, यानी आइगन स्टेट्स अलग अलग हैं लेकिन इनकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो सेम होगी, और इनको डिराक नोटेशन में इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी कैट वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए, बजाय इसके कि आप पूरा के पूरा फंक्शन को लिखें, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कैट वेक्टर 2 0 0, कैट 2 1 0 वगैरह वगैरह। तो इसको लिखने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर इसी कैट वेक्टर का ही इस्तेमाल करूँगा। तो अगर इस तरह से कैट वेक्टर है तो इसका मतलब है कि ये हम इस आइगन स्टेट की बात कर रहे हैं, और अगर 2 1 0 है तो इसका मतलब है कि ये आइगन स्टेट है। So we have a 4 degenerate eigenstate, और इनकी जो corresponding एनर्जी है वो एक ही होगी, क्योंकि degenerate states हैं तो जाहिर है एनर्जी को एक ही होना चाहिए। और वो एनर्जी क्या होगी? आप ये जानते हैं हाइड्रोजन एटम में कि unperturbed energy depends on n, which is equal to minus 13.6 electron volt into 1 over n square. तो ये जो एनर्जी है इट्स प्योरली डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब हमारे पास n चूंकि 2 है, तो मैं अगर 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये 4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप 13.6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यू विल हैव minus 3.4 electron volt. So this is the energy of first excited state, in fact unperturbed first excited state energy. And if I draw the energy diagram, तो फिर कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी, यानी ये एक स्टेट है जिसकी एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उस एनर्जी पर आपके पास 4 डिफरेंट आइगन स्टेट्स मौजूद हैं। ओके, सो अब मैं अपनी आसानी के लिए ये जो 4 कैट वेक्टर्स हमने डिफाइन किए हैं उसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं उसको 2 0 0 को 1 कह रहा हूँ, 2 1 1 को 2 कह दीजिए, 2 1 0 को 3 कह दीजिए, और 2 1 -1 को 4 कह दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो W मैट्रिक्स लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो आई मीन फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको W मैट्रिक्स लिखना होता है। तो अगर मैं ये नहीं करता तो फिर मुझे यहाँ पर
W के साथ ये जो कैट वेक्टर लिखना होता, तो आपको अंदाजा होगा कि ये चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। लेकिन ये जो ऑर्डर है, ये अभी ये मैंने अपने तौर पर ले लिया है, लेकिन दिस इज फ्रीडम फॉर यू। आप किसी को भी 1, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 कह सकते हैं। लेकिन इनफैक्ट ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है उसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर ये 1 W11 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि W11 बराबर होगा ये जो 200 कैट वेक्टर है, इसको लिखेंगे आप, इसी को आप इस यहाँ ब्रा वेक्टर में लिखेंगे, और हैमिल्टोनियन परटर्बेशन हैमिल्टोनियन जो शुरू में गिवन था वो लिखेंगे। इस लिहाज से ये 16th मैट्रिक्स एलिमेंट हमें निकालना होगा। ओके, और उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं, और वो जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो ये है, डिटरमिन W मैट्रिक्स माइनस लैम्डा into identity matrix is equals to 0. Keep in mind, I is identity matrix, and इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये वही होगा जो कि W मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जबकि लैम्डा कांस्टेंट होता है, और इसकी जो डायमेंशन है ये एनर्जी की डायमेंशन के होते हैं, और इनफैक्ट हमें लैम्डा की ही वैल्यू निकालनी होती है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द करेक्शन एनर्जी। तो अब पिछली इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से लिखूं, यानी मैंने क्या किया कि पहले मैं W मैट्रिक्स है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, और लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर आपके पास कुछ इस तरह की डिटरमिनेंट बन जाएगा। Okay, now let me substitute the values here, for example. तो 1 by 1 फर्स्ट कर लीजिए कि पहले वाली टर्म्स को अगर आप गौर से देखें, तो ये जो W11 है ये बराबर है 200 ब्रा वेक्टर H प्राइम 200 कैट वेक्टर माइनस लैम्डा। ये फर्स्ट टर्म बनेगी इस आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की। इसी तरह से W12 को लिखना चाहूं तो वो बराबर होगा 200 H प्राइम और 211, क्योंकि 1 हमने 200 को कहा था और 2 हमने 211 को कहा था। पीछे मैंने ये डिफाइन किया है। इसी तरह से हर एलिमेंट्स को आप लिखते हुए चले जाएंगे, तो मैं अब इसको यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। सो हर एलिमेंट्स को आप गौर से देखिएगा कि किस तरह से लिखा हुआ है। मैं एक दफा फिर अगर पिछली स्लाइड पर जाऊं, तो ये जो मैंने डिफाइन किया है ये मैं यहां से लिख रहा हूं, क्योंकि इसको मैंने 1 कहा है, इसको 2 कहा है, इसको 3 और इसको 4 कहा हुआ है। तो ये चीजें सामने रखते हुए आप ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब बारी है कि इन 16th एलिमेंट को इंडिविजुअली डिटरमिन करना है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन वंस अगेन एक तो इंटीग्रेशन का तरीका है कि आप उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें और उसको सॉल्व करें, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि एक ट्रांजिशन रूल का तरीका भी है कि जिसकी मदद से आप इन इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, और वो जो ट्रांजिशन रूल है वो ये है कि डेल्टा L could be plus minus 1 और डेल्टा M is equals to 0। तो ये आपके पास वही डिटरमिनेंट है जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया है। अब अगर आप दोबारा से हर एलिमेंट्स को गौर से देखें, इस फर्स्ट एलिमेंट पर मैं ये ट्रांजिशन रूल अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो ये जो सेकंड है ये L होता है और यहाँ पर भी L है। तो देखिए 0 - 0, तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा।
और जब एक 0 के बराबर हो गया तो दूसरे को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से इस पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर L 0 है और यहाँ पर L 1 है, तो 0 माइनस 1 1 आ जाएगा, जो कि डेल्टा L के मुताबिक दुरुस्त है। इसी तरह से अगर आप डेल्टा M निकालेंगे तो 0 माइनस 1, तो जबकि डेल्टा M तो 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर डेल्टा M वायलेट हो रहा है, तो फिर ये जो सेकंड टर्म है ये भी 0 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से हर टर्म को अगर आप देखते हुए चले जाएं तो आप फाइनली देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिवाय एक इस टर्म के। अगर इसमें गौर से देखें तो L 0 है और L 1 है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, तो डेल्टा L माइनस 1 होगा। और M की वैल्यू 0 है और यहाँ पर भी M की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 0 0। इसका मतलब है कि ये दोनों रूल जो हैं ये यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, तो ये टर्म बचेगी और एक टर्म और बचेगी, वो ये वाली टर्म है, और बाकी इसके अलावा तमाम टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। द रिमेनिंग डिटर्मिनेंट विल बी एज फॉलोज। तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास बच जाएगा एट लास्ट, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर लैम्डा मौजूद है, और ये आपको पता है कि ये एनर्जी करेक्शन है, और सिर्फ 2 मैट्रिक्स एलिमेंट बच जाएंगे और बाकी सारे के सारे 0 के बराबर हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ट्रांजिशन रूल के इस्तेमाल से काफी ज्यादा रिगरस कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेट्स डिटरमिन द मैट्रिक्स एलिमेंट्स। अब यहाँ पर सिर्फ 2 मैट्रिक्स एलिमेंट हमें निकालना है, एक ये वाला और एक ये वाला। और अगर हमें ये निकालना है तो फिर ये बराबर हो जाएगा, इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना होगा, 2 0 0 कंजुगेट H प्राइम 2 0 0, और ये आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट है r स्क्वायर dr sin थीटा d थीटा d फाई। सो यहाँ पर अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ H प्राइम की वैल्यू जो कि माइनस E एप्सिलॉन Z कैप है, और ये जो Z कैप है ये r cos थीटा के बराबर होता है। तो जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा ये, और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे लिमिट होगी r इज इक्वल टू 0 टू a नॉट, थीटा 0 टू पाई, फाई 0 टू 2 पाई, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये कोई इतना मुश्किल इंटीग्रल नहीं है, तो फिर आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली जो दूसरा मैट्रिक्स था, यानी ये तो हमने एक मैट्रिक्स एलिमेंट निकाला है, पिछले अगर मैं स्लाइड में दिखाऊं तो हमें ये 2 मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने थे, तो ये हमने निकाला है। और ये निकालने के लिए आप ये देखें कि दिस इज एग्जैक्टली अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द अदर मैट्रिक्स। तो इसी सॉल्यूशन का अगर मैं कंजुगेट ले लूं तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसी का अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लूं, कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो राइट साइड पे तो कोई आयोटा मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई साइन तब्दील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रा वेक्टर और कैट वेक्टर्स ये आपस में चेंज हो जाएंगे, एंड यू हैव दिस मैट्रिक्स एलिमेंट इज इक्वल्स टू माइनस 3 a नॉट E एप्सिलॉन। तो जब आपने ये दोनों चीजें निकाल ली, so let's get back to our previous determinant। यहाँ पर मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, और उसके बाद फिर आप को ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें
बहुत सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं। ये भी काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और मैं सिर्फ इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, जिसमें से 2 0 के बराबर होंगे और उसमें एक -3a0 e एप्सिलॉन और दूसरा +3a0 e एप्सिलॉन। और 4 रूट्स मिलने ही चाहिए क्योंकि 4 फोल्ड डिजनरेसी का केस है, तो ये 4 रूट्स मिले हैं। अब इसमें ये देख लीजिए कि ये जो चारों रूट्स हैं, इसमें से 2 रूट्स एक जैसे हैं और जो 2 रूट्स हैं, ये मुख्तलिफ हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कौन-सा केस हो सकता है जो हमने पीछे एक्सप्लेन किया था। एनीवेज़, आगे चलें। सो दिस इज़ द एनर्जी डायग्राम। इस वाले लेफ्ट सेक्शन में एक एनर्जी है E20 और 4 डिफरेंट डीजेनरेट आइगन स्टेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी करेक्शन, इसमें से आपके पास एक एनर्जी स्टेट ये वाली होगी, E0 - 3a0 E एप्सिलॉन, और दूसरी एनर्जी स्टेट ये वाली होगी, और 2 आइगन स्टेट्स होंगे जो कि सेम एनर्जी के ऊपर होंगे, दिस इज E0, क्योंकि इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास डीजेनरेट आइगन स्टेट थी, वो 4 की बजाय सिर्फ 3 स्टेट्स के अंदर स्प्लिट हुई हैं। लिहाजा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि after the application of perturbation, the degeneracy has lifted, but partially in this case. Okay, तो यहाँ तक तो हमने एनर्जी की बात कर ली है। अब एक बात और रह गई है, which is the C, determine the good eigen state. यानी गुड आइगन स्टेट से मुराद ये है नॉन यानी डीजेनरेट स्टेट के लिए तो हमें ये मालूम है कि ये 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन जब ये जो डीजेनरेसी रिमूव हो गई है तो फिर ये जो 3 एनर्जी स्टेट्स मिली हैं, सो इन एनर्जी स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट क्या होंगी, वो हम अब निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा से उस मैट्रिक्स की तरफ जा रहा हूँ जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है जब पार्ट बी के अंदर, और वहाँ पर हमने ये भी डिफाइन किया था, डिफरेंट आइगन स्टेट्स को नंबर दिया था ताकि डब्ल्यू मैट्रिक्स लिखने में सहूलत हो जाए। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन है, और द एनर्जी करेक्शंस आर also determined in the part B, 0 0 - 3a0 E epsilon plus 3a0 E epsilon. ओके, अब हम इसमें से एक एनर्जी लेते हैं और उसके करस्पॉन्ड आइगन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एनर्जी स्टेट है प्लस 3a0 E एप्सिलॉन, मैं इसको टेकअप कर रहा हूँ और इसके करस्पॉन्ड आइगन स्टेट निकालना चाहता हूँ। ओके, द आइगन स्टेट फॉर द एनर्जी करेक्शन ऑफ 3a0 E एप्सिलॉन, इन जनरल जो आइगन स्टेट होगी, यहाँ पे मैं साई प्लस इसलिए कह रहा हूँ कि ये आइगन स्टेट है प्लस एनर्जी करेक्शन वाली, लेकिन चूंकि अभी हमें मालूम नहीं है, हाँ ये जरूर मालूम है कि हमारे पास 4 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, यानी 2 0 0 2 1 1 2 1 0 2 1 -1, लेकिन इनका क्या कॉम्बिनेशन होगा अभी नहीं मालूम। तो हम एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें कोफिशिएंट हम लगा रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, और यहाँ पर हमें ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अगर हम निकालने में कामयाब हो जाएं, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हम इस एनर्जी स्टेट के कोरस्पॉन्ड आइगन स्टेट निकाल लेंगे। अभी चूंकि मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक जनरल स्टेट लिख ली है। लेट्स डिटरमिन द कोफिशिएंट्स ऑफ आइगन स्टेट, और हम ये लैम्डा की वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। हैमिल्टोनियन इक्वेशन कैन बी रिटन एज h prime alpha
इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा, और इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, एच प्राइम जो कि हमने पार्ट बी के अंदर निकाल लिया है, ये जो अल्फा है ये कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंट आइगन स्टेट्स के, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू इस वक्त मैंने ये वाली लिया है प्लस 3a0 e एप्सिलॉन, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद अल्फा मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी ये एक तरह से हैमिल्टोनियन इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब आपने इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इनफैक्ट आपके पास 4 इक्वेशन मिलेंगी, और सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप इस रॉ को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर इस नंबर को इस फर्स्ट रॉ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह से आप सेकंड रॉ पे आके आएंगे तो फिर एक इक्वेशन और मिलेगी, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, और उसका तरीका ये होगा कि यानी मैं 0 को अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, प्लस फिर उसके बाद 0 को अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद -3a0 e एप्सिलॉन को अल्फा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ पर बच जाएगा। इसी तरह से जब मैं 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड के ऊपर ये एक टर्म बचेगी और राइट साइड के ऊपर ये एक टर्म है, तो आप ये लिख सकते हैं कि -3a0 e एप्सिलॉन अल्फा 3 is equals to 3a0 e एप्सिलॉन अल्फा 1, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -अल्फा 3 is equals to अल्फा 1। इसी तरह से सेकंड रॉ से दोबारा से शुरू करें। अब सेकंड रॉ में चूंकि तमाम ही 0 हैं तो लेफ्ट साइड तो 0 के बराबर होगी, राइट साइड में आपके पास ये बचेगा 3a0 e एप्सिलॉन टाइम अल्फा 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 2 0 के बराबर है, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स दिस इज इनडिटरमिनेंट, और इसका मतलब मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा अगली स्लाइड में। इसी तरह से तीसरे रॉ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हुए आ जाएं तो एक टर्म बचेगी, और राइट साइड पर भी एक टर्म है, तो यू विल हैव -3a0 e एप्सिलॉन अल्फा 1 is equals to 3a0 e एप्सिलॉन अल्फा 3, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास -अल्फा 1 is equals to अल्फा 3, और इसी तरह से फोर्थ रो भी 0 है तो आपके पास अल्फा 4 भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये कोफिशिएंट 0 के बराबर हैं उनको हम इनडिटरमिनेंट कहते हैं, और ये अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट डज मीन बाय दिस इनडिटरमिनेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 2 भी 0 है और अल्फा 4 भी 0 के बराबर है। नाउ लेट मी राइट द आइगन स्टेट्स। ये जो लैम्डा है, आई मीन दीस आर द कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स, और यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 3 के बराबर है, इनफैक्ट -3 के बराबर है, तो और अल्फा 2 और अल्फा 4 0 के बराबर है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, एंड यू कैन टेक अ कॉमन फ्रॉम दिस मैट्रिक्स अल्फा 1, और उसके बाद फिर ये जो अल्फा 1 है दिस इज अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी 1 ओवर स्क्वायर रूट। ओके, सो ये लैम्डा हमने यहाँ से निकाल लिया है। इनफैक्ट दस द आइगन स्टेट्स आर, ये जो मैंने शुरू में डिफाइन किया था, तो इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, कीप इन माइंड दिस इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, सो अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा 2 0 है, अल्फा 3 -1 है, अल्फा 4 0 है, so finally you will get
your eigenstate of the positive energy correction. 1 over square root 200 minus 210. तो एक स्टेट ये वाली आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड एनर्जी करेक्शन जो कि नेगेटिव वाली थी, उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे, यानी लैम्डा की ये वाली वैल्यू और ये सारे स्टेप्स दोबारा से करेंगे, तो फिर आपके पास एक आइगन स्टेट और आ जाएगी। इसको मैं साई नेगेटिव कह रहा हूँ, और बस सिर्फ इसमें फर्क ये होगा कि ये माइनस है तो फिर यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। ये तो वो वैल्यूज हैं जिसमें अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो के बराबर है। अब आ जाइए जिसमें अल्फा 0 के बराबर है, यानी, और इसको मैंने इनडिटर्मिनेंट कहा था। इनडिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि जब ये जो दो रूट्स 0 के बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रूट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट होगी वो सिंगल आइगन स्टेट होगी। क्योंकि इससे पहले अगर हमारे पास, अगर आप ये देखें, अल्फा 1 और अल्फा 3 की जो वैल्यू थी, यस, सो अल्फा 1 और अल्फा 3 की जो वैल्यू है ये दोनों फाइनाइट नंबर हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आपके पास जो आइगन स्टेट्स होती हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होती हैं। लेकिन जब आपके पास कोई रूट 0 के बराबर हो जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो आइगन स्टेट है वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि वो किसी सिंगल स्टेट की फॉर्म में होंगी। तो उस लिहाज से मुझे यहाँ पर दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना होगा, अल्फा 2 1 और अल्फा 4 0, और दूसरा कॉम्बिनेशन इसका बिल्कुल इनवर्स होगा, विच इज अल्फा 2 0 अल्फा 4 1। और फर्ज कर लीजिए कि ये जो इस फर्स्ट कॉम्बिनेशन को अगर मैं टेकअप करूं तो हमारे पास जो एक जनरल इक्वेशन थी, अब इस जनरल इक्वेशन में तो हमारे पास 4 टर्म्स थी, जिसमें अल्फा 1 और अल्फा 3 भी मौजूद था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास रूट 0 के बराबर निकलते हैं, जिसे हम इनडिटरमिनेंट कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनके कॉरस्पॉन्ड जो स्टेट्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, बल्कि वो सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस लिहाज से मैंने वो जो दो टर्म्स थी, अल्फा 3 और अल्फा 1, उसको यहाँ से हटा दिया है। और अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि ये दोनों 0 हैं। तो अब अगर ये दोनों 0 हैं तो फिर ये देख लीजिए कि ये भी 0 है अगर ले लिया जाए और इसको भी 0 ले लिया जाए, तो ये तो फिर आइगन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन पर, जिसको मैं इनडिटरमिनेंट कहता हूँ, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है। यानी इस एक कॉम्बिनेशन पे आपके पास इसमें अल्फा 2 1 और अल्फा 4 0 एक आइगन स्टेट मिलेगी, और दूसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर आपके पास दूसरी आइगन स्टेट मिलेगी। Therefore, now we got 4 आइगन स्टेट, और ये जो 4 आइगन स्टेट्स हैं ये बेसिकली ये परटर्बेशन के बाद की स्टेट्स हमने निकाली हैं। सो कंप्लीट आइगन स्टेट्स आर, जिसमें से एक आइगन स्टेट तो ये वाली हैं, साई नॉट, जिसको मैं जिसके अगेंस्ट जो एनर्जी करेक्शन है वो 0 के बराबर है, और इसमें एनर्जी करेक्शन अगर आप निकालेंगे तो जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो करेक्टेड एनर्जी है वो 0 है, तो आपके पास एनर्जी रिमेन्स सेम, which is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से दूसरी आइगन स्टेट में भी एनर्जी करेक्शन 0 है, और वो स्टेट ये वाली होगी, और इसकी जो एनर्जी होगी वो भी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जबकि एक आइगन स्टेट हमने निकाली है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 200 एंड 210, जिसकी एनर्जी करेक्शन बहरहाल 0 नहीं है,
यानी अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो E2 बराबर होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस E21 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है वो ये वाली है। तो अब अगर ये कांस्टेंट पता हो तो हम एग्जैक्ट एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेकंड आइगन, इसी तरह से फोर्थ आइगन स्टेट विच इज साई नेगेटिव, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ये होगी। तो अब अगर मैं फाइनल डायग्राम ड्रॉ करूं, यानी लेफ्ट साइड पर जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये डीजेनरेट स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स जिसकी एक ही एनर्जी है, लेकिन जब ये परटर्बेशन अप्लाई हुआ तो फिर ये जो 4 एनर्जी स्टेट्स 3 एनर्जी स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जिसमें से ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं बेसिकली यहाँ पर 2 आइगन स्टेट्स हैं और उनकी आइगन स्टेट्स का जो फंक्शन है ये 211 और 21 - 1 होगा, जिसकी एनर्जी सेम है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। जबकि ये जो ऊपर वाली स्टेट है इसका जो आइगन स्टेट है ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है, और नीचे वाला जो आइगन स्टेट है ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। ओके, इस और अगर हम आगे जाएं तो इन स्टेट के बारे में आप ये जानते हैं कि ये जो कैट वेक्टर है 200 ये बेसिकली 2s स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से 210 जो है ये 2px है, 211 2py होता है, 21 - 1 2pz होता है। तो अगर मैं 2s 2px 2py 2pz के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो दीज आर डिजेनरेट स्टेट्स, और ये जो स्टेट्स होगी दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एंड 2px, और जो जिस स्टेट में कोई तब्दीली नहीं आई है वो होगी, वो दो स्टेट्स होंगी जिसमें 2py 2pz, और जो एक स्टेट्स होगी जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगी 2s and 2px. So this is the whole idea of the degenerate perturbation theory. और आने वाले क्लासेस में हम मजीद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों के अगर कोई सवाल हों और कुछ आप डिस्कस करना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम इसके लिए कोई लाइव सेशन भी रख सकते हैं।